हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर। बिकॉज इन्हीं प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू आप लोगों को ये समझ आता है कि कौन से टॉपिक से किस तरह का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है। क्या एक पर्टिकुलर टॉपिक से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर केस स्टडी और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में आज के सेशन के अंदर हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के लिए जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था मई 2026 साइकिल के अंदर, उसके पार्ट वन को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे मैं आप लोगों के साथ 35 क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाला हूं। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि अगर आप लोग किसी ऐसे कोर्स की तलाश में थे जहां पे आप लोगों को मिनिमम एफर्ट करके मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए, तो आप लोगों की तलाश जो है वो खत्म होती है। बिकॉज एडुटैप के द्वारा 2 डे डेमो कोर्स लॉन्च किया गया है फॉर जस्ट ₹1, जहाँ पे हमारे मास्टर कोर्स का आप लोगों को जो है वो एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर 2 डेज, सो दैट आप लोग जो है एक आइडिया ले पाएँ कि किस तरह से जो कंटेंट है वो हमारे मास्टर कोर्स के अंदर कवर किया गया है। अब इसके लिए आप लोगों को एडुटेप की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है एंड यू कैन एक्सेस द 2 डे डेमो कोर्स भी। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग भी। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? रिटेल बैंकिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई वॉल्यूम ऑफ लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? कॉर्पोरेट बैंकिंग रिक्वायर्स हाईली कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टेलर्ड टू स्पेसिफिक क्लाइंट नीड। तीसरी स्टेटमेंट बोल रही है रिटेल बैंकिंग रिस्क इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, वेयर एज कॉर्पोरेट बैंकिंग रिस्क इज हाईली डाइवर्सिफाइड। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन above are correct here? Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. What should be the right answer here? अब देखिए, सबसे पहली स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो पहली स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि रिटेल बैंकिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई वॉल्यूम ऑफ लो वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो ये स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही हो जाती है, बिकॉज रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोगों को वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स देखने के लिए मिलते हैं। वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स है मतलब हाई वॉल्यूम कस्टमर्स देखने के लिए मिलते हैं। अब इन वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स के द्वारा लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस की जाती है, मतलब इनके द्वारा जो डिपॉजिट किया जाता है अमाउंट वो भी कम अमाउंट का रहता है, और जो इनके द्वारा लोन लिया जाता है वो भी कम अमाउंट का रहता है। तो लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, जिस वजह से पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। अगर पहली स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन बी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? कॉर्पोरेट बैंकिंग रिक्वायर्स हाईली कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट टेलर्ड टू स्पेसिफिक क्लाइंट नीड। अब बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हमारे पास हो जाती है, बिकॉज कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर जो हमारे टारगेट कस्टमर्स है वो कौन है? बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े हमारे बिजनेस हाउसेज हैं भी, तो वो हमारे यहाँ पे टारगेट कस्टमर्स रहते हैं। तो उनको हम लोग जो है वो हाईली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड गाइस। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर सेकंड स्टेटमेंट भी सही है तो हमारा ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? रिटेल बैंकिंग रिस्क इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, वेयर एज कॉर्पोरेट बैंकिंग रिस्क इज हाईली डाइवर्सिफाइड। नहीं भी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बिकॉज रिटेल बैंकिंग के अंदर जो रिस्क है दैट इज हाईली डाइवर्सिफाइड। क्यों है डाइवर्सिफाइड अभी? बिकॉज रिटेल बैंकिंग के अंदर जो कस्टमर्स हैं उन्होंने अलग अलग तरह के लोन्स ले रखे होंगे। किसी ने व्हीकल लोन ले रखा है, किसी ने जो है वो एजुकेशन लोन ले रखा है, किसी ने पर्सनल लोन, किसी ने होम लोन ले रखा है। तो अब अलग अलग कस्टमर्स ने क्योंकि अलग अलग तरह के लोन्स ले रखे हैं, और सभी कस्टमर्स एक ही टाइम के ऊपर डिफॉल्ट कर जाएं इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहती है, जिस वजह से रिस्क इज हाईली डाइवर्सिफाइड हेयर। तो अगर हमारी थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन हियर। ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही बन जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए ओनली भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एन इंस्टीट्यूशनल बैंक रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम डिटेल्स। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन की गई हैं एक पर्टिकुलर बैंक की भी। टोटल एसेट्स एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर आर ऑफ 45 लाख। टोटल एसेट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर या फिर फिजिकल ईयर आर ऑफ 55 लाख। नेट इनकम फॉर द ईयर इज 75,000 भी। अब यहाँ पे आप लोगों को रिटर्न ऑन एसेट जो कैलकुलेट करनी है बेस्ड ऑन द एवरेज टोटल एसेट। तो योर ऑप्शंस आर 1.36%, 1.50%, 1.67% एंड 1.88% भी। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? अब देखिए, रिटर्न ऑन एसेट का अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है, दैट इज नेट इनकम। नेट इनकम को हम लोग डिवाइड कर देते हैं विद एवरेज टोटल एसेट्स, ठीक है।
नेट इनकम को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया विद एवरेज टोटल एसेट, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, रिटर्न ऑन एसेट जो है वो निकल के आ जाएगी। अब नेट इनकम तो गिवन है, दैट इज 75,000। ठीक है, एवरेज टोटल एसेट हम लोगों को निकालने पड़ेंगे। कैसे निकाल लेंगे, 45 लाख प्लस 55 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज टोटल एसेट जो है वो निकल के आ जाएंगे गाइज। तो जब आप लोग 45 लाख और 55 लाख को ऐड ऑन कर लेंगे, इट विल बी 1 करोड़ भी। 1 करोड़ को जब 2 से डिवाइड कर लेंगे, इट विल बी 50 लाख रुपीज गाइज। ठीक है, जब आप लोग इस पर्टिकुलर फिगर को जो सॉल्व कर लेंगे, तो आप लोगों के पास 1.50, इसको मल्टीप्लाई भी करना है 100 के साथ में भी, तभी रिटर्न ऑन एसेट आप लोगों के पास निकल के आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है, देन इट इज क्वाइट इजी टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन द एग्जामिनेशन भी। आफ्टर दैट, the right answer will be option number B here for this particular question. Moving ahead, next हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विकास बैंक लिमिटेड जो है एक ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में। अब जो बैंक है उसके ऑपरेशंस हेविली सेगमेंटेड है इनटू डिस्टिंक्ट स्पेशलाइज्ड फंक्शनल डिविजन्स, जैसे अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड प्लानिंग, or each one is governed by its own department manager and a rigid chain of command भी। अब confronted by the fierce competition, अब इसको क्या है कि एक fierce competition देखने के लिए मिला इस पर्टिकुलर बैंक को फ्रॉम द न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब इस बैंक के जो बोर्ड है उसने इवेलुएट किया एक प्रपोजल को टू ट्रांजिशन टुवर्ड्स द मॉडर्न सिस्टम। अब ये जो नया सिस्टम है, इट वुड डिवाइड द बैंक इनटू ऑटोनॉमस, फ्लेक्सिबल एंड प्रॉफिट सेंट्रिक एंटिटीज। These entities would focus exclusively on specific product offerings and targeted market segment using मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ जिसको बोल देते हैं अभी। अब अगर विकास बैंक लिमिटेड जो है अडॉप्ट करता है द प्रपोजल टू एस्टेब्लिश द ऑटोनॉमस प्रॉफिट सेंटर्स यूजिंग अ मॉड्यूलर स्ट्रेटेजी फॉर टारगेटेड प्रॉफिट, तो विच मॉडल इट विल बी इम्प्लीमेंटिंग एंड विच पीयर ग्रुप प्राइमरली अडॉप्ट दिस अप्रोच भी। तो पहली जो हमारा ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है, इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो नहीं भी, इंटीग्रेटेड अप्रोच तो बिल्कुल भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है, बिकॉज इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को जो है कंबाइन कर देते हैं। और ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के द्वारा एक्चुअल में ऑप्ट की जाती है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो जाता है। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। सेकेंड वन इज डिपार्टमेंटल अप्रोच। अब डिपार्टमेंटल अप्रोच पे तो ऑलरेडी ये बैंक काम कर रहा है, जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड प्लानिंग, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच विच इज फॉलोड बाय ऑल फॉरेन बैंक एंड न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि भाई जो बोर्ड है उसने इवेलुएट किया कि ऑटोनॉमस, ये ऑटोनॉमस वर्ड यहाँ पे जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल के अंदर जो एक बड़ी बैंक या फिर जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद को डिवाइड कर लेती है इनटू सेमी ऑटोनॉमस डिवीजंस बेस्ड ऑन द वेरियस प्रोडक्ट्स दैट आर ऑफर्ड बाय दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ऑटोनॉमस प्रॉफिट सेंटर्स बनाने हैं, तो दिस इज द कीवर्ड हेयर एंड राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी ओनली, बिकॉज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच को जो है ये इंप्लीमेंट करेगा बैंक, और ये जो अप्रोच है ये फॉलो की जाती है बाय ऑल फॉरेन बैंक्स एंड न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन। बट हम लोग स्टेटमेंट डी मतलब ऑप्शन डी को भी यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन डी में भी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच ही आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, बट यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि इट इज फॉलोड एक्सक्लूसिवली बाय ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक, नहीं भी न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स के द्वारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच को जो है वो फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी ओनली भी। After that, next question is the structuring of a retail banking business model is not a random setup. Rather, it fundamentally depends on the bank's strategic vision. Which of the following internal strategic factors primarily dictate how a bank structures its retail business model? तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि ये डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह से एक बैंक जो है वो अपने बिजनेस मॉडल्स को जो है वो स्ट्रक्चर करेगा गाइस। ठीक है, सो योर स्टेटमेंट्स आर कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, business projection, business mix,
सो योर ऑप्शंस आर ओनली 1 एंड 2, ओनली 2 एंड 3, ओनली 1 एंड 3 या फिर 1 2 एंड 3 गाइस। अब देखिए यहाँ पे जब भी बिजनेस मॉडल्स को ऑप्ट करना होता है, जो बिजनेस मॉडल्स अभी हम लोगों ने देखे, कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स होते हैं हमारे पास भी, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल, डिपार्टमेंटल अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो ये तीन बिजनेस मॉडल्स देखने के लिए मिलते हैं। अब कौन से मॉडल को ऑप्ट करना है, इसके लिए बैंक कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करता है। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं? पहला यहाँ पे बोला जा रहा है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि किस कॉर्पोरेट एंटिटी के साथ में बैंक को जो है कोलेबोरेशन करना है, टाई अप करना है, सो दैट एडवांस टेक्नोलॉजी को जो बैंक है वो यूज कर पाए। नेक्स्ट इज बिजनेस प्रोजेक्शन। बिजनेस प्रोजेक्शन मतलब कि किस तरह से एक बैंक जो है वो अपने बिजनेस को प्रोजेक्ट करना चाहता है मार्केट में, कि कौन से टारगेट कस्टमर्स रहने वाले हैं, किस प्राइस के ऊपर उनको जो प्रोडक्ट है वो ऑफर किया जाएगा, किस डिलीवरी चैनल के थ्रू जो प्रोडक्ट है वो ऑफर किए जाएंगे। आफ्टर दैट थर्ड वन इज द बिजनेस मिक्स भाई। बिजनेस मिक्स मतलब जहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट ऑफर किया जाएगा, कौन से प्रोडक्ट को जो है वो प्रोडक्ट लाइन से एलिमिनेट करना है, कौन से प्रोडक्ट को प्रोडक्ट लाइन में शामिल करना है, ये डिसीजन जो है बिजनेस मिक्स का पार्ट बनेंगे। तो तीनों के तीनों ये जो फैक्टर्स हैं ये कंसीडर किए जाते हैं जब भी बिजनेस मॉडल को जो है वो ऑप्ट करना होता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हेयर भी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल 1 2 एंड 3 विल बी द राइट वन हेयर गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कंसीडर द फॉलोइंग सर्विसेज रिलेटेड टू पैरा बैंकिंग। तो पैरा बैंकिंग को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कुछ सर्विसेज हैं। पहली क्या बोल रही है, करंट डिपॉजिट्स, बैंक अश्योरेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड मॉर्टगेज लोन भी। सो विच ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड अंडर पैरा बैंकिंग गाइस। अब देखिए पैरा बैंकिंग क्या होती है। पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज में हम लोग उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं जहाँ पे बैंक को एक फी बेस्ड इनकम जो है वो अर्न होती है और बैंक को डायरेक्टली रिस्क में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ता है अभी। अब करंट डिपॉजिट का इसका पार्ट बनेगा? बिल्कुल भी नहीं भी। करंट डिपॉजिट तो हमारे जो है वो किसका पार्ट बन जाएंगे, रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स का पार्ट बन जाते हैं। बैंक अश्योरेंस विल बी द राइट वन हियर। बैंक अश्योरेंस हमारा जो पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का पार्ट बनता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, यहाँ पे भी एक फी बेस्ड इनकम जो है वो बैंक को अर्न होती है, सो इट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज डिपॉजिटरी सर्विसेज। तो बिल्कुल डिपॉजिटरी सर्विसेज के थ्रू भी एक फी बेस्ड इनकम बैंक को अर्न होती है। मॉर्टगेज लोन नहीं भी, लोन तो हमारे जो है वो पार्ट बनते हैं रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स का गाइस। ठीक है, तो रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं हमारे मॉर्टगेज लोन भी। अब यहाँ पे व्हाट विल बी द राइट आंसर, 2 3 एंड 4। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन हेयर बी। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हेयर ओनली। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश रिजर्व रेशियो भी। अब पहली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रही है, ट्रेडिशनल मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंक्लूड रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है कॉमर्शियल बैंक्स गेट CRR एट 3% फ्रॉम RBI। तीसरी स्टेटमेंट बोल रही है बैंक्स कैन इंक्रीज देयर प्रॉफिट बट बाय यूजिंग लेवरेज। कॉमर्शियल बैंक्स मेंटेन CRR विद RBI भी। ठीक है, सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पे नॉट ट्रू आप लोगों से पूछा गया है, तो ध्यान रखना है आप लोगों ने कि ट्रू पूछा जा रहा है, नॉट ट्रू पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है अभी। अब ऑप्शंस हैं आप लोगों के 1 2 एंड 3 ओनली, 2 3 एंड 4 ओनली, 1 एंड 2 ओनली या फिर 2 ओनली भी। तो पहली स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं, ट्रेडिशनल मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंक्लूड्स रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। बिल्कुल भी, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी के थ्रू हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो मेजर कर पाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। अगर पहली सही है तो हमारा यहाँ पे मतलब नॉट ट्रू पूछा हुआ है, तो पहली तो हमारी यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया अभी। नेक्स्ट इज कॉमर्शियल बैंक्स गेट CRR एट 3% फ्रॉम RBI। तो CRR की फॉर्म में 3% जो है वो कमर्शियल बैंक्स को मिलता है, RBI से नहीं भी। CRR एक्चुअल में क्या है, CRR इज कैश रिजर्व रेशो। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैश को रिजर्व करके रखना पड़ता है विद द RBI। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। अगर सेकंड हमारी इनकरेक्ट है तो मतलब हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से कोई एक ऑप्शन सही होने वाला है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, बैंक कैन इंक्रीज देयर प्रॉफिट बाय यूजिंग द लेवरेज। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाती है।
अब देखिए लेवरेज होता क्या है, जहाँ पे बैंक के द्वारा अपनी लाइबिलिटीज का यूज किया जाता है टू इंक्रीज इट्स एसेट भी। तो जब जो कॉस्ट इन्वॉल्व है दैट इज लेस देन द अमाउंट विच इज बीइंग जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ दीज एसेट्स, तो उस केस में बैंक जो प्रॉफिट बना पाते हैं लेवरेज के थ्रू गाइस। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है। अगर थर्ड सही है तो हमारा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट वन हेयर भी। बट हम लोग फोर्थ स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं, कमर्शियल बैंक्स मेंटेन सीआरआर विद आरबीआई। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो नॉट ट्रू यहाँ पे पूछा गया था, जिस वजह से ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट one here guys. So the right answer will be option number D only. After that next question है आप लोगों के सामने, consider the following statements regarding asset based securitization भी। तो स्टेटमेंट्स आर एसेट बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन में कवर ऑटो लोन, एसेट बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन में कवर पर्सनल लोन, एसेट बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन में कवर हाउसिंग लोन। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। तो देखिए सिक्योरिटाइजेशन के रिगार्डिंग अब ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि कौन कौन से एसेट को हम लोग जो है वो सिक्योरिटाइज कर पाते हैं गाइस, ठीक है। So options are 1 and 3 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 only. What should be the right answer here? The right answer will be option number D here भाई। तो तीनों यहाँ पे हमारी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, चाहे ऑटो लोन है, चाहे पर्सनल लोन है, चाहे हाउसिंग लोन है। हर ये जो ऑटो लोन, पर्सनल लोन और हाउसिंग हमारे पर्सनल लोन्स हैं, इन तीनों तरह के लोन को जो है वो सिक्योरिटाइज किया जा सकता है जब भी हम लोग सिक्योरिटाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा भी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। और सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है, देखिए सिक्योरिटाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि एक बैंक के द्वारा जो अलग अलग तरह के डेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उन सभी डेट्स को पूल कर लिया जाता है, और पूल करने के बाद उनको सेल आउट कर दिया जाता है टू द थर्ड पार्टी इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज भी। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के लोन, चाहे वो ऑटो लोन है, पर्सनल लोन है, चाहे वो हाउसिंग लोन है, उनको जो है वो सिक्योरिटाइज किया जा सकता है गाइस, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग केसेस दैट आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द जेन्युइन डिफॉल्ट भी। अब दो तरह के डिफॉल्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जेन्युइन डिफॉल्ट और विलफुल डिफॉल्ट। तो यहाँ पे जेन्युइन डिफॉल्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द बोरोवर इज वेटिंग फॉर अ लोन वेवर बाय द गवर्नमेंट, द बोरोवर फेसेस डिफिकल्टी ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज, द बोरोवर फेसेस डिफिकल्टी ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज भी। सो विच ऑफ द अबव आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द जेन्युइन डिफॉल्ट। जेन्युइन डिफॉल्ट का पार्ट कौन सा नहीं बनता है इनमें से। योर ऑप्शंस आर वन ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या फिर 1 and 3 ओनली भी। तो पहली स्टेटमेंट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो द बोरोवर इज वेटिंग फॉर अ लोन वेवर बाय द गवर्नमेंट, इज इट अ जेन्युइन डिफॉल्ट? नहीं भी, ये हमारा जो जेन्युइन डिफॉल्ट का पार्ट नहीं बनेगा। द बोरोवर फेसेस डिफिकल्टी ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस गाइस। तो बिल्कुल अगर एनवायरनमेंट में चेंज हो जाता है उस वजह से बोरोवर को अगर डिफिकल्टी फेस हो रही है रीपेमेंट करने में, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ जेन्युइन डिफॉल्ट। बट यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, नॉट इंक्लूडेड अंडर द जेन्युइन डिफॉल्ट, तो ये हमारा जो है वो जेन्युइन डिफॉल्ट का पार्ट बनेगा। थर्ड क्या बोल रहा है, द बोरोवर फेसेस डिफिकल्टी ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई जिस वजह से जो बोरोवर है वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहा, उसको लॉस हो रहा है वहां पे किसी तरह से अपने बिजनेस के अंदर। तो हमारा यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ जेन्युइन डिफॉल्ट, यही यहाँ पे पूछा गया था, जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन हियर गाइस, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एट विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डू प्रोडक्ट सेल्स पिकअप एंड द प्रोडक्ट इज लाइकली टू ब्रेक इवन भी। अब देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर हम लोगों को चार स्टेजेस जो है वो देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज भी। अब कौन सी स्टेज के अंदर जो सेल्स के वॉल्यूम है वो बढ़ना स्टार्ट होते हैं और जो प्रोडक्ट है वो लाइकली ब्रेक इवन अचीव कर लेता है। ब्रेक इवन मतलब जो कॉस्ट इनकर की गई है प्रोडक्ट के ऊपर उसके बराबर रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर देता है प्रोडक्ट। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर है, the right answer will be growth stage भाई। so option number B will be the right one। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर हमारा जो रेवेन्यू है दैट विल बी लेस देन द प्रोडक्ट। मेच्योरिटी स्टेज के अंदर जो हमारा रेवेन्यू है दैट इज मोर देन द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट, जिस वजह से वी विल बी अर्निंग
प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोडक्ट इन दिस मैच्योरिटी स्टेज। फाइनल स्टेज इज डिक्लाइन स्टेज, जहां पे जो हमारा रेवेन्यू है दैट विल बी इन अ स्टेग्नेशन मोड गाइस। ठीक है, ठीक है, तो ये इसीलिए हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी भी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग NACH, दैट इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस भी। अब पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि NACH को एस्टेब्लिश किया गया ऑन 1 मई 2016 बाय NPCI। अब पहले आप लोगों को क्वेश्चन में ये देख लेना है कि पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, तो यहीं से हम लोग जो आंसर निकालना स्टार्ट कर देंगे। NACH को एस्टेब्लिश किया गया 1 मई 2016 को बाय NPCI। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर पहली सही है तो मतलब ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, NACH इज मेंट ओनली फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डज नॉट कवर कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट। नहीं भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट, हर तरह के जो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट एंटिटीज हैं वो इस NACH का यूज कर सकते हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो मतलब हमारा ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। तीसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, NACH फैसिलिटेट्स बल्क पेमेंट सच एज सब्सिडी, डिविडेंड, इंटरेस्ट, सैलरी एंड पेंशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जहां पे आप लोगों को बल्क पेमेंट करनी है विच आर रेपिटेटिव एंड पीरियोडिक इन नेचर, वहां पे आप लोग NACH का यूज कर लेंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम अंडर NACH was developed by NPCI and it support the success of direct benefit transfer scheme using the आधार भी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है। तो मतलब पहली, तीसरी और चौथी, ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं, जिस वजह से ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन हेयर बी। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, दैट इज FOIRB। अब पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि देखिए यहाँ पे भी देख लेना कि पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछ रहा है, तो यहीं से हम लोग आंसर निकालना स्टार्ट कर देंगे। FOIR इज कंसिडर्ड फॉर बोरोवर्स फ्रॉम सैलरीड क्लास। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो है वो सैलरीड क्लास के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर पहली स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, FOIR हेल्प्स इंश्योर दैट बोरोवर हैज अ मिनिमम नेट टेक होम पे आफ्टर मीटिंग फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। तो बिल्कुल FOIR के थ्रू हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो बोरोवर है वो एक मिनिमम नेट टेक होम सैलरी अपने साथ लेकर के जाए। ठीक है, सो ऑप्शन ये हमारा स्टेटमेंट अगर टू सही है तो मतलब हमारा यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। तीसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, FOIR एनकरेजेस बोरोवर टू रिजॉर्ट टू एक्सेसिव बोरोइंग। ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बिकॉज FOIR तो डिस्करेज करता है कि आप लोग एक्सेसिव बोरोइंग ना करें गाइस। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। अगर थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है तो मतलब हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए और सी में तो हमारा कोई भी अभी तक नहीं रहता है गाइस। दोनों में अभी भी डाउट रहता है हम लोगों को कि कौन सा सही आंसर होने वाला है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है, FOIR इज यूज्ड टू चेक वेदर द बोरोवर कैन मैनेज रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस विदाउट फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाती है कि हम लोग FOIR के थ्रू ये चेक करते हैं कि जो बोरोवर है वो अननेसेसरली फाइनेंशियल स्ट्रेस को जो है वो बियर ना करे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये सही हो जाता है, विच इज वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइस। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बैंक यूजेस डैश रिपोर्ट फॉर प्रोसेसिंग लोन्स इन देयर रिटेल सेगमेंट। अब बैंक्स के द्वारा किस तरह की रिपोर्ट का यूज किया जाता है जब भी प्रोसेस करना होता है लोन्स को इन द रिटेल सेगमेंट भी। तो क्या वो ऑडिट रिपोर्ट है, क्या वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, क्या वो वैल्यूएशन रिपोर्ट है, या फिर इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। तो देखिए बैंक्स के द्वारा जब भी लोन को प्रोसेस किया जाएगा तो वहां पे बैंक्स जो है वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट CIR को जो है वो यूज करते हैं। अब ये जो CIR है इसको जनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज भी। अब ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं इनके द्वारा कस्टमर्स की प्रीवियस पेमेंट हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो जनरेट की जाती है, जिसका यूज किया जाता है बैंक्स के द्वारा टू असेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर भी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा भी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क फ्रॉम बैंक्स पर्सपेक्टिव। तो इनमें से कौन सा जो है वो एक ऑपरेशनल रिस्क का एग्जांपल है अभी। पहला जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है,
मेच्योरिटी मिसमैच वाइल रिटर्निंग द डिपॉजिट्स, नहीं, ये हमारा जो लिक्विडिटी रिस्क का एग्जांपल हो जाता है। इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। इंटरनल एक्सटर्नल फ्रॉड, इंटरनल एक्सटर्नल फ्रॉड जो है वो बिल्कुल हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में अगर फेलियर आ रहा है या फिर किसी भी तरह का फ्रॉड हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क गाइज। थर्ड जो हमारा ऑप्शन सी है वो क्या बोल रहे हैं, फ्लक्चुएशन इन स्टॉक प्राइस ऑफ अ बैंक, नहीं भी, ये जो है वो हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे, मार्केट रिस्क का एग्जांपल हो जाएगा गाइस, ठीक है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, कस्टमर इनएबिलिटी टू पे, तो ये हमारा जो है वो क्रेडिट रिस्क का एग्जांपल फिर हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, ऑपरेशनल रिस्क का कौन सा एग्जांपल है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन हियर गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस भी, तो ईसीएस के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि ईसीएस इज यूज्ड फॉर बल्क पेमेंट्स दैट आर रेपिटेटिव एंड पीरियोडिक इन नेचर। अब अगेन यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का यूज किया जाता है जहाँ पे रेपिटेटिव और पीरियोडिक पेमेंट्स हम लोगों को करनी रहती हैं। Salary, dividend, interest and pension, these are the example of payment that can be made through ECS। बिल्कुल भाई, ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाती है, बिकॉज अगर सैलरी पे करनी है तो एक एम्प्लॉयर ने मल्टीपल एम्प्लॉयज को सैलरी पे करनी है, तो बल्क के अंदर पेमेंट होने वाली है। रेपिटेटिव एंड पीरियोडिक ट्रांजेक्शन है ये, बिकॉज हर महीने सैलरी दी जाएगी भाई। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पेमेंट्स विच कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ ECS भी। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट अगर सही है तो मतलब हमारा यहाँ पे जो है वो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया अभी, ठीक है, और ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ईसीएस कैन नॉट बी यूज्ड टू ट्रांसफर एनआरई और एनआरओ फंड्स अंडर एनी कंडीशन, नहीं भी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ईसीएस के थ्रू आप लोग एनआरई नॉन रेजिडेंट इंडियंस के जो अकाउंट्स हैं उनके अकाउंट्स में भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इट इज सब्जेक्ट टू फेमा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी। तो अगर थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया, जिस वजह से ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बट पहले हम लोग फोर्थ स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। तो नेशनल ईसीएस कवर्स ऑल कोर बैंकिंग एनेबल्ड ब्रांचेज नेशन वाइड, और इसको ऑपरेट किया जाता है बाय आरबीआई इन मुंबई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अभी। तो हम लोगों को यहाँ पे जो है वो जो नेशनल ईसीएस है उसको देखते हैं हम लोग कि उसको ऑपरेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ, और नेशनल ईसीएस के अंदर वो सभी नेशन वाइड ब्रांचेज जो है वो कवर्ड रहती हैं विच आर कोर बैंकिंग एनेबल्ड भी, जिस वजह से ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे जो सही हो जाता है, दैट इज 1, 2 एंड 4 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स भी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। मैच द बैंकिंग पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम ऑन द लेफ्ट विद इट्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन और करेक्टरिस्टिक ऑन द राइट भी। अब यहाँ पे देखिए सिस्टम दे रखे हैं और डिस्क्रिप्शन दे रखी है अभी, तो यू नीड टू चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अब देखिए स्विफ्ट क्या है, स्विफ्ट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है ये सी के साथ में मैच हो जाएगा कि ग्लोबल इंटरबैंक फाइनेंशियल मैसेजिंग के लिए यूज किया जाता है। आरटीजीएस क्या है, आरटीजीएस के थ्रू हम लोग देख पाते हैं कि हमारा जो आरटीजीएस है इसके थ्रू हम लोग डिलीवरी वर्सेस पेमेंट को इसके साथ जो मैच कर सकते हैं कि पेमेंट की जाती है आरटीजीएस के थ्रू। आरटीजीएस का मतलब क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट भी। एसएफएमएस क्या हो जाता है, एसएफएमएस इज हमारा स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, जिसका यूज किया जाता है इन लैंड कम्युनिकेशन के लिए भी। तो थर्ड के साथ में जो है वो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे मैच हो जाएगा। आफ्टर दैट एनएफएस दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच। अब नेशनल फाइनेंशियल स्विच के थ्रू मल्टीपल एटीएम्स को आपस में जो है वो नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम किया जाता है, तो इसीलिए एनएफएस के साथ में ऑप्शन ए जो मैच हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, पहले के साथ में सी, दूसरे के साथ में बी, तीसरे के साथ में डी और चौथे के साथ में ए मैच हो रहा है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन हेयर बी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए ओनली हेयर बी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट गाइज। अब पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, रिवॉर्ड पॉइंट ऑन क्रेडिट कार्ड वेरी फॉर डिफरेंट क्लासेस लाइक सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स जो किस तरह से प्रोवाइड किए जाएंगे वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का क्रेडिट कार्ड है भी। तो पहली स्टेटमेंट सही है। अगर पहली सही है तो ऑप्शन सी आप लोगों ने एलिमिनेट कर दिया।
दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, रिवॉर्ड पॉइंट्स इन क्रेडिट कार्ड आर ऑटोमेटिकली रिडीम्ड एंड क्रेडिटेड टू कार्ड होल्डर अकाउंट पीरियोडिकली। नहीं भी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है कि जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली रिडीम नहीं होते, वो करने पड़ते हैं रिडीम गाइस, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है। अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो हमारा ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स कैन बी रिडीम्ड फॉर कैश इन सेलेक्ट कैटेगरी ऑफ कार्ड्स। तो जो हमारे प्रीमियम कैटेगरी ऑफ कार्ड्स होते हैं वहां पे रिवॉर्ड पॉइंट्स को हम लोग रिडीम कर पाते हैं उनको कैश की फॉर्म में गाइस। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है, पहली और तीसरी सही हो जाती है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन हियर गाइस, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस अबाउट द विलफुल डिफॉल्टर भी। अब विलफुल डिफॉल्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, अगेन यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, उस अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, बैंक में डिनाई फर्दर क्रेडिट फैसिलिटी टू विलफुल डिफॉल्टर। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो सही नहीं बैठ रहा है अभी, इनकरेक्ट नहीं है, ये तो करेक्ट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, मतलब ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट वन भी। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, बैंक में इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द विलफुल डिफॉल्टर व्हेन एवर रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही बात है, तो ये भी हमारा जो इनकरेक्ट नहीं होगा। तीसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द नेम ऑफ विलफुल डिफॉल्टर मे बी रिपोर्टेड टू आरबीआई। ये बात भी बिल्कुल सही है अभी, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। बैंक में प्रोसीड ओनली अगेंस्ट द बोरोवर एंड नॉट अगेंस्ट द गारंटर। नहीं भी, गारंटर के अगेंस्ट भी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो की जा सकती हैं अगर हम लोगों को विलफुल डिफॉल्ट जो है वो देखने के लिए मिलता है अभी। तो इनकरेक्ट पूछा गया था, जिस वजह से ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट वन हेयर। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हेयर अभी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, a borrower takes a loan of rupees 1 lakh from a bank at an annual interest rate of 12% for 12 months. So using the EMI formula, what will be the approximate monthly EMI? अब EMI यहाँ पे आप लोगों को निकालनी है, तो EMI का अगर फॉर्मूला आप लोगों को पता है तो इट इज़ क्वाइट इजी टू कैलकुलेट दिस थिंग भी। अब EMI कैसे निकाली जाती है, P इंटू आर इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर n माइनस 1 गाइज। तो यहाँ पे अब p कितना है हमारे पास, p इज 1 लाख रुपीज। r हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, r इज मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो r कितना दे रखा है, 12% यहाँ पे दे रखा है, तो इसको मंथली में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 गाइज, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट n की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे, 12 महीने दी गई है, तो n विल बी 12 ओनली भी। अब पी आर और एन, इन्हीं वैल्यूज को इस फॉर्मूला के अंदर जब आप लोग पुट इन कर लेंगे देन यू विल बी गेटिंग द राइट आंसर गाइस, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। जब आप लोग इस 1 लाख को पुट कर लेंगे प्रिंसिपल की जगह, आर की जगह आप लोग इस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट इन कर लेंगे, एन की जगह जो है वो 12 को पुट इन कर लेंगे, उस केस में ईएमआई आप लोग निकाल पाएंगे इस फॉर्मूला की हेल्प से, एंड इट विल बी 8,885 रुपीज गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एंड इट्स मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम भाई। अब पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द स्पॉन्सर बैंक फॉरवर्ड्स द मैंडेट टू डेस्टिनेशन बैंक and must have an agreement with NPCI and membership of an RBI approved payment system। अब अगेन पहले देख लो कि यहाँ पे पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा जा रहा है, तो यहीं से आंसर निकालना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो देखिए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे जो स्पॉन्सर बैंक है वो फॉरवर्ड करता है मैंडेट टू द डेस्टिनेशन बैंक। बिल्कुल यहाँ तक ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो स्पॉन्सर बैंक है वो इंस्ट्रक्शन भेजता है डेस्टिनेशन बैंक को, और जो स्पॉन्सर बैंक है उसका एग्रीमेंट हो रखा होता है विद द आरबीआई, मतलब दैट इज हैविंग अ मेंबरशिप ऑफ आरबीआई अप्रूव्ड पेमेंट सिस्टम गाइस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर पहली सही है तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जो डेस्टिनेशन बैंक है जिस तक ये मैंडेट की रिक्वेस्ट भेजी किसने, स्पॉन्सर बैंक ने, वो ऑथराइज भी कर सकता है इस मैंडेट रिक्वेस्ट को और रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड मस्ट ऑल्सो हैव एन एग्रीमेंट विद एनपीसीआई एंड मेंबरशिप ऑफ एन आरबीआई अप्रूव्ड पेमेंट सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर सेकंड स्टेटमेंट भी सही है तो मतलब ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया हमारा यहाँ पे। अब तीसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, अंडर एमएमएस दैट इज मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर इज यूज फॉर ट्रैकिंग द मैंडेट्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है अभी। तो मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो मैंडेट्स हैं, यूनिक मैंडेट्स हैं, उनको जो है वो ट्रैक किया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाती है।
फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है, फॉर ई मैंडेट अंडर एनएसीएच द अमाउंट इज कैप्ड एट ₹5 लाख पर मैंडेट। ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है बिकॉज इट इज कैप्ड एट ₹1 लाख पर मैंडेट भी। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन हेयर गाइस। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हेयर भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। to consider the following statements regarding Aadhaar enabled payment system, that is AEPSB। अब अगेन यहाँ पे क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इज अ बैंक लेड मॉडल फॉर ऑनलाइन इंटर ऑपरेबल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? तो यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट भी। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू हम लोग ऑनलाइन जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर पाते हैं, इंटर ऑपरेबल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है एक्चुअल में कर पाते हैं गाइस। तो अगर पहली स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ऑपरेट्स एट पॉइंट ऑफ सेल्स और माइक्रो एटीएम थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है अभी। तो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को हम लोग जो ऑपरेट कर पाते हैं माइक्रो एटीएम्स के ऊपर या फिर पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल के ऊपर आधार को ऑथेंटिकेट करके, नाम से ही पता लग रहा है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी अगर सही है तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। तीसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम रिक्वायर्स केवाईसी कंप्लाइंट बैंक अकाउंट लिंक्ड विद द आधार। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि आप लोगों का जो बैंक अकाउंट है वो केवाईसी कंप्लाइंट होना चाहिए और आधार के साथ में जो है लिंक होना चाहिए, तभी आप लोग जो ट्रांजेक्शन कर पाएंगे एईपीएस के थ्रू भी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आफ्टर दैट AEPS can be used only through the customer's own bank branch and does not use business correspondent और बैंक मित्राज। नहीं भी, बैंक मित्राज और जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स है उनका यूज किया जाता है इस आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के अंदर भी। ठीक है, क्योंकि जो हमारे बैंक मित्राज या फिर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने में जो है वो हेल्प करते हैं गाइस कस्टमर्स को। सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन हेयर भी। ठीक है, मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। Consider the following statements regarding the difference between artificial intelligence and machine learning भी। अब यहाँ पे अगेन करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों से पूछी गई है। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट एनेबल्स मशीन्स टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मशीन्स जो है वो टास्क परफॉर्म करती हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर पहली स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है जहाँ पे जो सिस्टम है वो डेटा से लर्न करता है और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड फॉर एवरी टास्क। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट भाई। तो मशीन लर्निंग के अंदर जो मशीन्स हैं वो अवेलेबल डेटा के थ्रू खुद जो है वो लर्न करती हैं और उनको बार बार हर एक टास्क के लिए हम लोगों को जो है वो बताने की जरूरत नहीं कि किस तरह से वैरायटी ऑफ टास्क को उन्होंने परफॉर्म करना है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अगर सेकंड स्टेटमेंट सही है तो अभी तक भी हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे और ऑप्शंस को भी। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स आर नेसेसरली मशीन लर्निंग सिस्टम। ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है अभी। तो जरूरी नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो मशीन लर्निंग सिस्टम हो नेसेसरली, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो अपने सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रोसीजर, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं अभी। सो जरूरी नहीं है कि सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो मशीन लर्निंग सिस्टम का पार्ट बने। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आफ्टर दैट मशीन लर्निंग मेनली डिपेंड्स ऑन डेटा पैटर्न्स while artificial intelligence may include rule based system, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑटोमेशन एंड अ लर्निंग बेस्ड सिस्टम भी। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है हमारे पास। तो पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है, जिस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन गाइस। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ओनली भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अ बैंक इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू रिटेल प्रोडक्ट फॉर सैलरीड कस्टमर्स। बिफोर लॉन्चिंग इट द बैंक स्टडीज कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, take suggestion from the staff, check whether there is a need for the product, verify whether existing infrastructure can support it, take feedback from the customer, examine financial viability of the product, assesses impact on profit and market share, and finally launches the product after the test marketing. So which of the following correctly represents the stages followed by the bank in the product development process? तो जब भी प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है तो वहाँ पे हम लोगों को कुछ स्टेजेस जो हैं देखने के लिए मिलती हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है।
अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब बैंक इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू रिटेल प्रोडक्ट फॉर इट्स सैलरीड कस्टमर। अब लॉन्च करने से पहले वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को स्टडी करता है, सजेशन लेता है स्टाफ से और चेक करता है कि या नए प्रोडक्ट की ज़रूरत है या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के थ्रू ही जो है वो काम चलाया जा सकता है। ठीक है, और ये भी वेरीफाई करता है कि क्या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नए प्रोडक्ट को सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जा रहा है, आइडिया को जनरेट किया जा रहा है, फिर आइडिया की स्क्रीनिंग की जा रही है। ठीक है, क्योंकि आइडिया जनरेट कहाँ से हुआ, टू लॉन्च अ न्यू रिटेल लोन प्रोडक्ट फॉर सैलरीड कस्टमर, यहाँ से आइडिया जनरेट हो गया। अब लॉन्च करने से पहले इसने स्टडी किया कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को, सजेशन लिए स्टाफ से और चेक किया कि नए प्रोडक्ट की ज़रूरत है या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स और ऐड ऑन करके हम लोग जो है वो काम चला सकते हैं। इसके अलावा इसने वेरीफाई किया कि अगर नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर भी नया बनाना पड़ेगा या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करेगा। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ आइडिया स्क्रीनिंग। फिर कंसेप्ट टेस्टिंग, कंसेप्ट टेस्टिंग मतलब हम लोगों ने फीडबैक लिया कस्टमर्स से। आफ्टर दैट बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस, मतलब हम लोगों ने जो था वो फाइनेंशियल वाइबिलिटी को इसकी एग्जामिन किया कि क्या इसका जो इम्पैक्ट रहने वाला है हमारे प्रॉफिट के ऊपर और मार्केट शेयर के ऊपर। आफ्टर दैट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर फाइनली हम लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट को डेवलप कर लिया। ठीक है, और हम लोगों ने जो फाइनली लॉन्च इज द प्रोडक्ट आफ्टर द टेस्ट मार्केटिंग, मतलब हम लोगों ने फाइनली प्रोडक्ट को डेवलप किया, टेस्ट मार्केटिंग की और कमर्शियलाइज कर दिया। सो दीज आर एक्चुअली दी मल्टीपल स्टेजेस विच आर इन्वॉल्व इन दी प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस भी। तो पहले आइडिया जनरेट होता है, फिर उस आइडिया की स्क्रीनिंग की जाती है, फिर कंसेप्ट टेस्टिंग हम लोग करते हैं, देन बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस किया जाता है, आफ्टर दैट प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, उसकी टेस्ट मार्केटिंग की जाती है और कमर्शियलाइज फाइनली हम लोग प्रोडक्ट को कर देते हैं अभी। तो जिस वजह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा अभी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टैक्स डिडक्टेड एट अ सोर्स ऑन टाइम डिपॉजिट्स भी। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, अब यहाँ पे भी क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन अ टाइम डिपॉजिट इज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 194 ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इट इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट भी। अगर पहली स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। अब ये बोल रहा है टीडीएस इज एप्लीकेबल इफ द इंटरेस्ट पेड एक्सीड्स 50,000 फॉर अ सिंगल पर्सन एंड 1 लाख फॉर द सीनियर सिटीजन। तो बिल्कुल अगर सिंगल पर्सन है, इंडिविजुअल है, जिसको इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी आरडी के ऊपर, उसकी वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है, उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल होगा। और सीनियर सिटीजन के केस में अगर जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है टाइम डिपॉजिट पे, उसकी वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा है, तब टीडीएस जो एप्लीकेबल होगा। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अगर सेकंड स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द रेट ऑफ टीडीएस इज 10% अगर डिपॉजिटर के पास पैन कार्ड है, और अगर पैन कार्ड नहीं है तो इट इज़ 20%। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है अभी। ठीक है, तो अगर हमारी थर्ड स्टेटमेंट सही है तो मतलब पहली भी सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है अभी। ठीक है, तो अभी तक हमारे जो है वो ए और डी में हम लोगों को कन्फ्यूजन लग रहा है। तो ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है, टीडीएस डिडक्टेड ऑन टाइम डिपॉजिट इंटरेस्ट कैन नॉट बी एडजस्टेड वाइल फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। नहीं भी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बिकॉज जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है दैट कैन बी रिक्लेम्ड जब भी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो फिल की जाएगी, उस टाइम के ऊपर हम लोग जो है वो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H का यूज करके जो है वो अपना जो अमाउंट है उसको क्लेम कर पाते हैं या फिर एडजस्ट करवा पाते हैं जो टीडीएस कट गया होता है गाइस। सो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन गाइस। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सरफेजी एक्ट। सरफेजी एक्ट को लेकर के क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। अब यहाँ पे अगेन करेक्ट स्टेटमेंट्स आप लोगों से पूछी गई हैं। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, वंस एन अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एनपीए द सिक्योर्ड क्रेडिटर कैन इशू अ डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 2 टू द बोरोअर, मॉर्टगेजर और गारंटर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अभी कि अगर एक बार एक अकाउंट को जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया गया, तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब क्या है कि जिस क्रेडिटर ने लोन देती बार जो था वो सिक्योरिटी कुछ ले रखी थी, उस सिक्योर्ड क्रेडिटर के द्वारा एक डिमांड नोटिस जो इशू किया जा सकता है अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन टू द मॉर्टगेजर, बोरोअर और गारंटर गाइस। तो पहली स्टेटमेंट सही है, अगर पहली सही है तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, आफ्टर रिसीविंग द डिमांड नोटिस द बोरोअर इज रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द ड्यूज इन फुल विद इन
60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस। तो जब नोटिस जारी किया गया फ्रॉम द सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो जो बोरोवर है उसको फुल अमाउंट जो डिस्चार्ज करना पड़ेगा विद इन 60 डेज। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर सेकंड स्टेटमेंट भी सही है तो हमारा ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि अगर बोरोवर किसी तरह का ऑब्जेक्शन रेज करता है इस डिमांड नोटिस के अगेंस्ट, तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। नहीं भी विद इन 30 डेज नहीं, विद इन 15 डेज के अंदर जो है उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोलती है, अगर कोई कंप्लायंस शो नहीं करता है बोरोवर डिमांड नोटिस के अगे रिस्पेक्ट में, तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो अलग अलग तरह के रिकवरी मेजर ले सकता है, इंक्लूडिंग टेकिंग पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट और मैनेजमेंट टेक ओवर इवन विदाउट द कोर्ट इंटरवेंशन। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। सरफेजी एक्ट को लाया ही इसलिए गया था 2002 के अंदर, सो दैट बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के फास्ट वे के अंदर जो एनपीएस हैं उनको रिकवर किया जा सकेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि हमारा यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो द राइट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन नंबर ए ओनली भाई। तो 1 2 एंड 4 ओनली गाइस। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हेयर भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग केवाईसी गाइडलाइन। अब यहाँ पे अगेन करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, केवाईसी गाइडलाइंस आर कवर्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड रूल्स 2005। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है अभी। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द केवाईसी पॉलिसी ऑफ अ बैंक रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो अगर पहली और दूसरी सही है तो मतलब हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे अभी तक एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया अभी। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ केवाईसी। तो बिल्कुल ये चार कंपोनेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी कि भाई किस तरह के कस्टमर को एक्सेप्ट करना है, किसी भी ऐसे फिक्टिशियस कस्टमर को हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना है जो कि अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट कि भाई रिस्क किस तरह से बैंक को जो मैनेज करना है। ठीक है, जो क्रेडिट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, मार्केट रिस्क है, किस तरह से उसको मैनेज करना है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ केवाईसी गाइडलाइंस। नेक्स्ट इज कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर कि कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब कि जो एक जैसे मान लो एक कस्टमर का करंट अकाउंट ओपन अप कर लिया, अब उसके थ्रू कहाँ कहाँ पे अमाउंट ट्रांजेक्ट किया जा रहा है उसको मॉनिटर करना भी किसका पार्ट बनता है, केवाईसी का पार्ट बनता है। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे हमारी। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है, एज पर दी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अमेंडमेंट 2017, आधार नंबर और जो परमानेंट अकाउंट नंबर है ये हमारे जो और डिक्लेरेशन इन फॉर्म 60 आर दी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, बट पेन कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड इवन इफ द कैश डिपॉजिट एक्सीड ₹50,000। नहीं भी, अगर कैश डिपॉजिट जो 50,000 से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में पेन कार्ड विल बी रिक्वायर्ड। अगर 50,000 से कम है तो वहाँ पे पेन कार्ड की ज़रूरत नहीं रहती है गाइज। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, जिस वजह से हमारी पहली तीन स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन हेयर गाइज। ठीक है, मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्फिनेट दैट इज इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क भी। अब पहली यहाँ पे अगेन देखिए क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इन्फिनेट एक्ट एज अ कम्युनिकेशन बैकबोन ऑफ द इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। बिल्कुल भी एक कम्युनिकेशन बैकबोन की तरह एक्ट करता है इन्फिनेट, दैट इज इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। नेक्स्ट इज इन्फिनेट इज एन ओपन पब्लिक नेटवर्क दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी कस्टमर फॉर रिटेल बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बिकॉज इट इज अ क्लोज्ड ग्रुप नेटवर्क भी, इसको सभी लोग एक्सेस नहीं कर सकते इन्फिनेट को गाइस, ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स कैन एक्सेस दिस इन्फिनेट भी। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि इट इज अ मेंबरशिप ओनली क्लोज्ड यूजर ग्रुप नेटवर्क कंप्राइजिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मेंबर बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आफ्टर दैट फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि इन्फिनेट जो सपोर्ट करता है इंटर बैंक एप्लीकेशंस को, जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, और ये हेल्प करता है मेंबर बैंक्स को टू एक्सेस सिस्टम्स सच एज आरबीआई ई कुबेर एंड सीसीआईएल सिस्टम भाई। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाती है। देखिए इन्फिनेट एक्चुअल में क्या है, इन्फिनेट को इवॉल्व किया गया बाय द आईडीआरबीटी, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। अब इस इन्फिनेट को हम लोग जो अप्लाई करते हैं इन एनईएफटी, आरटीजीएस,
बिकॉज हम लोगों को एनईएफटी के अंदर फंड ट्रांसफर करने हैं, तो फंड ट्रांसफर करने के लिए कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना डेस्टिनेशन बैंक और जो हमारा सेंडर बैंक है उसको, तो वहां पे इन्फिनेट का फिर यूज किया जाता है अभी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाती है। बस सेकंड स्टेटमेंट क्योंकि इनकरेक्ट है, ठीक है, और पहली, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अ बैंक एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप विद अ लीडिंग एयरलाइन कंपनी टू लॉन्च अ क्रेडिट कार्ड। अब जो कार्ड है वो प्रोवाइड करता है नॉर्मल क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज अलॉन्ग विद एयरलाइन रिलेटेड रिवॉर्ड्स, फ्री ऑफर्स एंड अदर बेनिफिट्स टू अट्रैक्ट क्वालिटी कार्ड होल्डर्स भी, ठीक है। अब जो कार्ड है दैट ऑल्सो कैरीज स्लाइटली हायर एनुअल फी देन अ रेगुलर क्रेडिट कार्ड एंड इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प द बैंक इंक्रीज द रेवेन्यू, मार्केट शेयर एंड कस्टमर लॉयल्टी भी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट डिस्क्राइब्ड अबव। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को पहली लाइन से ही समझ आ रहा है कि एक बैंक पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है विद अ लीडिंग एयरलाइन कंपनी, तो मतलब को ब्रांडेड कार्ड विल बी द राइट वन हियर गाइस। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप लोगों को ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको यहीं से समझ आ जाएगा कि भाई हमारा यहाँ पे को ब्रांडेड कार्ड के बारे में बात की जा रही है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। consider the following statements regarding settlement of claim in respect of deceased customers of the bank। so यहाँ पे अगेन करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। For accounts with nominee or survivorship clause, bank should not insist on succession certificate, letter of administration, probate of will, इंडेमिनिटी बॉन्ड और श्योरिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अभी कि बैंक को जो है वो किसी तरह के सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर इन अदर डॉक्यूमेंट्स की जो है वो मांग नहीं करनी चाहिए अगर हम लोगों को नॉमिनी या फिर सर्वाइवरशिप क्लॉज जो देखने के लिए मिल रहा है वहां पे अकाउंट में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर पहली सही है तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, फॉर अकाउंट्स विदाउट नॉमिनी और सर्वाइवरशिप क्लॉज, जिनमें ये नॉमिनी या फिर सर्वाइवरशिप क्लॉज नहीं है, वहां पे सिंप्लीफाइज्ड प्रोसीजर अप्लाइज अप टू अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 15 लाख फॉर कमर्शियल बैंक्स एंड अदर बैंक्स एंड रुपीज 5 लाख फॉर कोऑपरेटिव बैंक। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट भी। After that, a premature termination of a term deposit due to death of depositor is allowed, but bank must levy penal charges if the deposit is closed before maturity। अब ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे जो गलत हो जाती है गाइस, ठीक है, तो बैंक को जो किसी भी तरह के पेनल्टी चार्जेस यहाँ पे नहीं लगाने हैं। नेक्स्ट इज बैंक मस्ट सेटल डिपॉजिट अकाउंट क्लेम विद इन 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है कि 15 कैलेंडर डेज के अंदर अंदर जो अकाउंट है उसकी सेटलमेंट करनी है बैंक को। आफ्टर दैट अगर डिले होता है सेटलमेंट ऑफ डिपॉजिट क्लेम का विच इज एट्रीब्यूटेड टू द बैंक, मतलब बैंक की वजह से डिले होता है, तो जो कंपनसेशन है दैट मस्ट बी पेड एट अ रेट नॉट लेस देन बैंक रेट प्लस 4% पर एनम। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है। तो पहली, दूसरी, चौथी और पांचवी स्टेटमेंट क्योंकि सही है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन हियर बी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोविजनिंग नॉर्म्स फॉर इरेगुलर लोन अकाउंट्स। तो प्रोविजनिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं और करेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही है अभी। अब पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, अ लॉस एसेट शुड बी रिटर्न ऑफ हाउएवर if it is kept in the book of accounts for any reason 100% of the outstanding amount should be provided for। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लॉस एसेट के केस में 100% जो प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी हम लोगों को। आफ्टर दैट सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, फॉर अ डाउटफुल एसेट 100% प्रोविजनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द पोर्शन नॉट कवर्ड बाय रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है कि अगर एक एसेट को डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है तो वहां पे जो एसेट है उसका जो मतलब हमारा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका जो ऐसा पोर्शन है विच इज नॉट कवर्ड अंडर द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी के तौर पे जो एसेट दिया है उस सिक्योर्ड एसेट के थ्रू भी अगर हमारा जो मतलब कुछ अमाउंट जो है वो कवर नहीं हो रहा है तो उस केस में 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी उस पोर्शन के लिए। जैसे मान लो 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से 50 रुपए तो कवर हो गए सिक्योरिटी के तौर पे जो एसेट दे रखा था, जो 50 रुपए बच गए उस 50 रुपए की हम लोगों को फिर 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी गाइस। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है अभी। अब हमारी थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि फॉर अ सब स्टैंडर्ड एसेट अ जनरल प्रोविजन ऑफ 15% is required on the total outstanding and an additional 10% provision is required
फॉर अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एक्सपोजर, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है कि सब स्टैंडर्ड एसेट के केस में 15% की जनरल हम लोगों को जो है प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट के, और अगर अनसिक्योर्ड है वो सब स्टैंडर्ड एसेट तो 10% की एडिशनल प्रोविजनिंग भी करनी पड़ेगी भी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाती है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है, फॉर स्टैंडर्ड एसेट फार्म क्रेडिट टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग हाउसिंग लोन्स, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ऑल अट्रैक्ट्स 0.25% प्रोविजन। तो भी यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट सही है, बट ये मीडियम एंटरप्राइज यहाँ पे लिख दिया, इस वजह से हम लोगों को ये स्टेटमेंट गलत होती हुई देखने के लिए मिलती है, क्योंकि मीडियम एंटरप्राइज के केस में हम लोगों को 0.25% की प्रोविजनिंग देखने के लिए नहीं मिलती है गाइस। नेक्स्ट इज कॉमर्शियल रियल एस्टेट attracts 1%, commercial real estate residential housing attracts 0.75%, and all other loan and advances attracts 0.40% प्रोविजन भी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट वन हियर अभी। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट वन हियर गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। deceased depositor claims must be settled by a bank within a dash from the date of receipt of a claim subject to submission of all required documents। तो कितने दिनों के अंदर अंदर जो क्लेम है वो सेटल होना चाहिए भी? 7 वर्किंग डेज, 10 कैलेंडर डेज, 15 कैलेंडर डेज या फिर 30 कैलेंडर डेज भी। सो द राइट आंसर विल बी 15 कैलेंडर डेज हियर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर की बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन रिटेल बैंकिंग। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के की बेनिफिट्स क्या कुछ हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो पहला, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन ऑपरेशनल एफिशिएंसी। बिल्कुल, हमारे जो डे टू डे ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है अभी। अगर पहली स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इंप्रूवमेंट इन एक्यूरेसी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है गाइस, ठीक है। सो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, रिडक्शन इन ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, ये भी सही है अभी। ईजियर एंड फास्टर कम्युनिकेशन विद द कस्टमर, बिल्कुल हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके फास्ट और इजी वे के अंदर कस्टमर्स के साथ में कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। तो चारों की चारों स्टेटमेंट्स हम लोगों को सही लग रही हैं, जिस वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे भी, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज MISB। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है, और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द अबव आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ MIS गाइस, ठीक है। तो पहले ही जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है, इंटीग्रेटेड सिस्टम सर्विसिंग मेनी यूजर। बिल्कुल भाई, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक एलिमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इंटीग्रेटेड सिस्टम, जिसके थ्रू मल्टीपल काइंड ऑफ यूजर्स को जो सर्व किया जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट सेकंड स्टेटमेंट इज डेटाबेस फॉर लिंकिंग द इंफॉर्मेशन। तो डेटाबेस बिल्कुल, जहाँ पे मल्टीपल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है वो हम लोग स्टोर करके रखते हैं, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट भी विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट्स ऑफ MIS। नेक्स्ट इज इंटरफेस अलाउइंग द सर्चेज, बिल्कुल एक इंटरफेस जिसके थ्रू मल्टीपल काइंड ऑफ सर्चेज जो की जा सकती हैं, सर्च जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो दी जा सकती हैं यूजर्स के द्वारा, वो क्या है, इंटरफेस उसको हम लोग बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो अ मेन एलिमेंट ऑफ MIS। नेक्स्ट इज एसेसिबल इंफॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट फॉर द मैनेजमेंट, बिल्कुल ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है कि हम लोग इस पर्टिकुलर एलिमेंट के थ्रू जो मैनेजमेंट है वहां तक सही इंफॉर्मेशन को पहुंचा पाते हैं, सो दैट राइट काइंड ऑफ डिसीजन जो लिया जा सके। नेक्स्ट एलिमेंट इज सपोर्ट इन डिसीजन मेकिंग। तो बिल्कुल दिस इज ऑल्सो अ मेन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी, बिकॉज इट यूज टू सपोर्ट द मैनेजमेंट इन मेकिंग राइट काइंड ऑफ डिसीजन, ठीक है। सो हमारे पांचों के पांचों ऑप्शन हम लोगों को सही लग रहे हैं, जिस वजह से ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन हियर गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अ बैंक अकाउंट अ पर्सन कैन ट्रांसफर फंड। मतलब इनमें से किसकी हेल्प से एक इंडिविजुअल जो फंड ट्रांसफर कर सकता है बिना बैंक अकाउंट के भी, ठीक है। सो ऑप्शंस आर RTGS, NEFT, NACH या फिर नन गाइस, ठीक है। सो द राइट आंसर हियर विल बी योर NEFT गाइस। तो NEFT के थ्रू आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है, मतलब एक बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है, फिर भी आप लोग जो है 50,000 रुपए तक का जो फंड है वो ट्रांसफर कर सकते हैं कैश के थ्रू भी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विच हैज हायर रिस्क वेट एज पर गाइडलाइंस ऑन कैपिटल एडिक्वेसी।
तो कैपिटल एडिक्वेसी की जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग किसकी जो है वो हायर रिस्क वेटेज हम लोगों को देखने के लिए मिलती है? कॉमर्शियल रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल हाउसिंग, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन या फिर क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स गाइस। सो it is directly a fact based question. The right answer will be option number D, that is credit card receivables. After that next question है आप लोगों के सामने, which of the following is not a direct benefit of customer relationship management in retail banking? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसको सीआरएम हम लोग बोल देते हैं, उसका डायरेक्ट बेनिफिट कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? बेटर रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो भाई अगर आप लोग सीआरएम का यूज करते हैं तो आप लोग जो है वो वहाँ पे अलग अलग तरह का जो कस्टमर्स का डेटा है उस डेटा को एनालाइज करके बेटर काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करवा पाते हैं, बट रेगुलेटरी कंप्लायंस को आप लोग इंश्योर नहीं कर पाते हैं गाइज। सो इट इज नॉट टू बी अ डायरेक्ट बेनिफिट हेयर। लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, बिल्कुल आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि आप लोगों के पास डेटा होगा, उस डेटा के थ्रू बिल्कुल आप लोग प्रिसाइज डिसीजन ले पाएंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन फी बेस्ड इनकम। ऑब्वियसली आप लोगों के पास जो डेटा है उसके थ्रू आप लोगों को समझ आएगा कि कौन सा थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, कौन से कस्टमर को, किस कस्टमर को इंश्योरेंस चाहिए, किस कस्टमर को म्यूचुअल फंड की रिक्वायरमेंट है। तो आप लोगों को म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड करने रहेंगे। अब जब आप लोग म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, इस तरह की ये जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं इनको प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बैंक की जो फी बेस्ड इनकम है वो इंक्रीज होगी। तो दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ सीआरएम भी। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट बेनिफिट, क्योंकि देखिए हम लोग जो है वो कस्टमर्स को यहाँ पे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करवा पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा जो कि हमारे पास सीआरएम टूल के थ्रू जो है अवेलेबल रहेगा, जिस वजह से हम लोग कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर पाएंगे भी। ठीक है, क्योंकि राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट जब कस्टमर को प्रोवाइड कर देंगे तो हम लोग मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को फिर क्रॉस सेल भी कर पाएंगे कस्टमर्स को गाइस। सो दीज थ्री आर दी डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बट रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है वो बेटर होगा, इट इज नॉट अ डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ सीआरएम। रेगुलेटरी कंप्लायंस बेटर होने का मतलब क्या है कि जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं उनको एक बैंक बेटर वे में जो है फॉलो कर पाएगा। नहीं भी, इसका कोई लेना देना नहीं है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से डायरेक्टली। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन, बिकॉज पूछा क्या गया था, नॉट अ डायरेक्ट बेनिफिट गाइस। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। तो ये हम लोगों ने जो आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट का एग्जाम हुआ था मई 2026 साइकिल के अंदर, उसके पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया, जहां पे 35 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर जेआईबी प्रिपरेशन, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। जहां जाते ही कोर्सेज नाम का ये टैब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन जेआईबी कोर्सेज जब आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे भी। जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 2 डे डेमो कोर्स, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने इस सेशन के बिगनिंग में बात कर ली। अब 2 डे डेमो कोर्स में एनरोल होने के बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मास्टर कोर्स का कंप्लीट एक्सेस चाहिए तो आप लोग स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। यहीं पे आप लोगों को जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने वाली हैं और 15 से 20 मिनट की रहने वाली हैं भी। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस का एक्सेस दिया जाएगा। आप लोग कंटेंट को रिवाइज अच्छे से कर पाएँ इसके लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। कंटेंट की प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छे से हो जाए इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली भी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मास्टर कोर्स है इसका आप लोगों को एक्सेस चाहिए फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट, तो यहीं पे देखिए IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स की इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। So you can enroll yourself in these individual component master course as well। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करनी है तो सिंपली लाइव क्रैश कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर लें, जहाँ पे 120 आवर्स के अंदर चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी
प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, नाउ यू वांट टू इवेल्युएट योरसेल्फ, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे मई 2023 ऑनवर्ड सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लोगों की चैप्टर के ऊपर कमांड एस्टेब्लिश हो पाए, इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को दिए जा रहे हैं। आप लोग एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएं, इसके लिए आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर जेआईबी प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल जरूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।